हेलो फ्यूचर आईआईटियंस एंड एनआईटियंस। तो आज अपन बात करेंगे 3D ज्योमेट्री के बारे में। जेई मेंस में इसके रिगार्डिंग काफ़ी भर भर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसमें कौन सा पोर्शन जेई मेंस 2024 के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसका थ्योरेटिकल कंसेप्ट क्या है, किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, उनको कैसे अप्रोच किया जाए, इन सब के बारे में पूरे डिटेल में हम बात करेंगे। वैसे अगर देखा जाए तो 3D को जेई के द्वारा दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। एक तो हो गया लाइन वाला कंसेप्ट और दूसरा हो गया प्लेन वाला कंसेप्ट। लेकिन जेई मेंस 2024 के रिसेंट सिलेबस के बेसिस पे अगर अपन बात करें तो प्लेन वाले कंसेप्ट को वहां से एक्सक्लूड कर दिया गया है, जिसका मतलब अब अपने पास केवल लाइन वाला कंसेप्ट बचता है और यहीं से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और किस तरीके के क्वेश्चंस जनरली लाइन से पूछे जाते हैं उन सबको भी अपन देखेंगे। बट उससे पहले इसका थ्योरेटिकल कंसेप्ट थोड़ा देख लेते हैं। जैसे लाइन की अगर अपन बात करें तो लाइन की इक्वेशन को अपन दो फॉर्मेट में लिखते हैं, जिसमें पहले वाला जो फॉर्मेट है उसको अपन बोलते हैं कार्टेशियन फॉर्म और दूसरे वाले को वेक्टर फॉर्म बोलते हैं। अब देखो, किसी भी लाइन की इक्वेशन लिखने के लिए अगर मान लो मैं बात करूं तो मेरे को केवल दो चीजों की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है यहाँ पे। सबसे पहली चीज कि उस लाइन पे लाई करने वाला एक पॉइंट। देखो, इसको इस तरीके से समझोगे तो काफी आसान और काफी इजी अप्रोच अपने को क्वेश्चंस में लगाने को मिल जाएगा। और दूसरा पॉइंट होता है कि उसकी डायरेक्शन मिल जाए, है ना। जैसे अगर मान लो अपने पास कोई भी एक लाइन है, इस तरीके से अपन यहाँ पे एक लाइन ले रहे हैं। इस लाइन पे लाई करने वाला मेरे पास में कोई भी एक ए पॉइंट मिल जाए, जैसे एक्स वाई और जेड। यहाँ पे इसको x1 y1 और z1 बोल देते हैं, जो कि अपने को यहाँ पे इस फॉर्मेट में ये दिख रहा है ना। अब कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि ये ना देके, पॉइंट ना देके सीधा इसका पोजीशन वेक्टर दे दे, और वो पोजीशन वेक्टर जो है ए वेक्टर होता है, जिसको अपन ने वेक्टर फॉर्म में यहां पे यूज किया है। अब ये तो रही पॉइंट की बात, लेकिन अगर डायरेक्शन की मैं बात करूं तो डायरेक्शन का जो तीन फॉर्मेट हो सकता है। पहला चीज कि सीधा सीधा अपने पास में एक डायरेक्शन मिल जाए, जो कि ये रही, है ना। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि इस डायरेक्शन का पोजीशन वेक्टर दे दे, जो कि अपन ने यहां पे यूज किया है, ए बी और सी। यानी कि यहाँ पे जो डायरेक्शन यूज हो रही है वो है ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, जिसको कि वेक्टर फॉर्म में इस तरीके से भी अपन लिख सकते हैं। और दूसरा कंसेप्ट यहाँ पे क्या हो सकता है कि वो अपने को डायरेक्ट डायरेक्शन ना दे, है ना। उसकी बजाय अपने को यहाँ पे बोल दे कि एक दूसरा पॉइंट है जो कि उसी लाइन पे लाई करता है। अब देखो, यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि अपने को एक दूसरा पॉइंट दे दे, जैसे कि ये मान लो मेरे पास में एक बी पॉइंट दे दिया डायरेक्शन ना देके। अब इसका कोऑर्डिनेट x2 y2 z2 इस तरीके से दे रखा। अब यहां पे अगर मान लो मैं ए बी वेक्टर निकाल लेता हूं, तो ए बी वेक्टर क्या है, ये वाला वेक्टर, ये एक्चुअली में इस लाइन की डायरेक्शन को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जब अपने को केवल डायरेक्शन ना दी जाए डायरेक्टली, तो इनडायरेक्ट फॉर्म में भी दे सकता है। जैसे पॉइंट अगर दे दिया तो उसको इस तरीके से अपन अप्रोच कर सकते हैं। वहीं पे थर्ड वाला फॉर्मेट अपने को एक लाइन दे दे, है ना। ऐसा बोल दे कि ये अपने पास में जो ब्लू वाली लाइन है, ये एक लाइन है, इसी के पैरेलल एक और लाइन है जिसकी इक्वेशन दे रखी है। अब उसकी इक्वेशन दे रखी है और उसमें अगर मान लो कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन दे रखी है, तो ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप जो वहां पे है वो उसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। या अगर वेक्टर फॉर्म में दे रखा है तो वहां पे जो बी वेक्टर है वो उसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। मतलब मेनली मैं यहाँ पे ये कहना चाह रहा हूँ कि अपने को उसकी डायरेक्शन पता होगी। सिंस अगर मान लो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि ये लाइन जो है ब्लैक वाली ब्लू वाली लाइन के पैरेलल है, ऐसा क्वेश्चन में दिया है, तो अपन यहाँ पे बोल सकते हैं दोनों की जो डायरेक्शन होगी वो भी पैरेलल होगी। तो अल्टीमेटली ऊपर वाले की जो ब्लैक वाली लाइन की जो डायरेक्शन है, उसी डायरेक्शन का यूज अपन यहाँ पे कर सकते हैं इस लाइन की इक्वेशन को बनाने के लिए। इस तरीके से घुमा सकता है। अब देखो, लाइन की अगर मान लो अपन बात करते हैं तो वहां पे एक और कंसेप्ट आता है कोप्लेनरिटी। अब कोप्लेनरिटी क्या है, इसको समझने के लिए देखो 9th-10th का अगर मान लो मैं कोई भी एक कंसेप्ट उठाता हूं, जैसे कि लाइन के रिगार्डिंग हम यहाँ पे स्पेशली बात कर रहे हैं। जैसे अपने पास में 9th-10th में क्या कंसेप्ट होता था कि दो लाइन्स अगर हैं तो या तो वो दोनों लाइंस पैरेलल हो सकती हैं, और उसके अलावा दूसरी पॉसिबिलिटी केवल ये थी कि अगर वो दोनों लाइंस पैरेलल नहीं है तो वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही होंगी। केवल और केवल दो पॉसिबिलिटीज होती थी। अब देखो, ऐसा भी हो सकता है कि एक लाइन जो है इस तरीके से मूव कर रही है, दूसरी लाइन इस तरीके से मूव कर रही है। अब हालांकि तुम यहाँ पे देख के बोल सकते हो कि ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रही, लेकिन लाइंस तो एक्सटेंडेबल होती है, जिसका मतलब इसको अगर मान लो मैं आगे एक्सटेंड करूंगा और इसको आगे एक्सटेंड करूंगा, तो कहीं ना कहीं पे तो मेरे को एक ऐसा पॉइंट मिलेगा जहां पे दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं। इस तरीके की सिचुएशन बनती है। वहीं पे 3D में अपने पास एक और फॉर्मेट आता है कि अगर मान लो ऐसा हो
कि ये तो केवल एक प्लेन में, जैसे कि ए बी सी डी, अगर मान लो मैं इस प्लेन की केवल बात करता हूं तो इस प्लेन में केवल दो तरीके की लाइन बन सकती है, या तो दोनों लाइंस पैरेलल होंगी या दोनों लाइंस कहीं ना कहीं पे आगे चल के इंटरसेक्ट कर रही होंगी। लेकिन अगर मैं दो प्लेन ले लूं, जैसे कि एक प्लेन तो ए बी सी डी ले लिया, दूसरा प्लेन जो है अपन ले लेते हैं ई एफ जी एच। अब अगर मान लो मेरे पास कोई दो प्लेन है ना, तो यहाँ पे जैसे कि इस वाले फॉर्मेट में इसको हटा देता हूं मैं, है ना, तो यहाँ पे अपन ऐसा करते हैं, ये एक लाइन इधर है और एक लाइन इधर ले लेते हैं, है ना। अब ये दोनों लाइन जो है काफी दूर है एक दूसरे से, अगर अपन इनकी डिस्टेंस की बात करें तो इस तरीके से है, जिससे अपने को ये पता चल रहा है कि ये दोनों लाइन ना तो कभी एक दूसरे को पैरेलल है और ना ही कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट करने वाली है। तो इस तरीके की लाइंस को ही अपन स्क्यू लाइंस बोलते हैं, है ना। अब इसका फायदा क्या है? इसका फायदा ये कि लाइन को अब अपन ने तीन कंसेप्ट में डिवाइड कर लिया। पहली लाइंस स्क्यू लाइंस होगी, दूसरी अपने पास में पैरेलल लाइंस हो सकती हैं और तीसरा इंटरसेक्टिंग लाइन। यहीं से आता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का कंसेप्ट। जैसे कि अगर मान लो दो लाइंस जो कि अलग अलग प्लेन में है तो उनके बीच में कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगी, जैसे कि ये वाली डिस्टेंस है ना, इसी डिस्टेंस को अपन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बोल रहे हैं। अब इसको निकालते कैसे हैं? अब इसको निकालने के लिए जैसे अगर मान लो इक्वेशन दे रखी है अपने को, दो इक्वेशन दे रखी है, जैसे पहली L1 लाइन है जिसकी इक्वेशन आर वेक्टर इक्वल टू A1 प्लस लैम्बडा B1, है ना। मैं वेक्टर फॉर्मेट में लिख सकता हूं, लिख रहा हूं, है ना। तुम चाहो तो इसको कार्टेशियन फॉर्मेट में भी लिख सकते हो। दूसरी L2 लाइन अपने को दे रखी है A2 वेक्टर प्लस लैम्बडा B2 वेक्टर। अब अगर इस तरीके से मेरे को यहाँ पे लाइंस दे रखी है तो उनके बीच की, है ना, दोनों लाइंस अलग अलग प्लेन में है। अगर हम यहाँ पे केवल स्क्यू लाइंस के बारे में बात करें, है ना, तो यहाँ पे अगर मान लो मेरे को उन दोनों के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी है तो सबसे पहले मेरे को एक वेक्टर निकालना पड़ेगा A2 माइनस A1 वेक्टर। इसका डॉट कर दो B1 क्रॉस B2 वेक्टर के साथ और डिवाइड कर दो B1 क्रॉस B2 वेक्टर के मैग्नीट्यूड से और पूरे पे लगाना है मॉड। मॉड का यहाँ पे ध्यान रखना है क्योंकि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, डिस्टेंस कभी नेगेटिव में होगी नहीं, इस वजह से अपन यहाँ पे मॉड ले। अब ये अपने पास में सिनेरियो आ गया। अब यहीं पे अगर मान लो दो लाइंस मेरे पास में पैरेलल है ना, इस तरीके से अपने पास दो लाइंस पैरेलल है। अब जब दो लाइंस अगर पैरेलल है तो ऑब्वियस सी बात है उनके बीच में कुछ ना कुछ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो होगी ही। उसी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को अगर मान लो मेरे को निकालना रहेगा तो उसके लिए सीधा सीधा फॉर्मूला अपने पास में यहाँ पे आता है A2 माइनस A1 वेक्टर, इसका डॉट अब कर दो यहाँ पे B1 वेक्टर के साथ में, सॉरी क्रॉस कर दो यहाँ पे B1 वेक्टर के साथ, B1 बोल दो या B वेक्टर बोल दो। जैसे कि ये दोनों लाइंस अगर पैरेलल है तो ऑब्वियस सी बात है इसकी जो डायरेक्शन होगी वही इसकी भी डायरेक्शन होगी, इसी वजह से अपन यहाँ पे ले रहे हैं और यहाँ पे नीचे बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड से इसको अपन डिवाइड कर देंगे तो ये अपने पास शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आ जाएगी। अब तीसरी लाइन बची, तीसरी लाइन क्या है? इंटरसेक्टिंग लाइन, जिसका मतलब दो लाइंस कहीं ना कहीं पे एक दूसरे को कट कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। अब जब दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है जिसका मतलब उन दोनों के बीच की डिस्टेंस यहाँ पे इस पॉइंट पे तो कुछ है ही नहीं, है ना। अपने को शॉर्टेस्ट डिस्टेंस चाहिए तो मैं इस पॉइंट पे कंसीडर कर लेता हूँ। इस पॉइंट पे कंसीडर करने का मतलब उसकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है वो अपने पास में 0 आ जाएगी। तो यहीं से अपने पास में कंसेप्ट क्या बन रहा है कोप्लेनरिटी का। कोप्लेनरिटी में अपने पास दो कंडीशंस बनती है। पहली कंडीशन जब दोनों लाइंस पैरेलल हो, है ना, और दूसरी जब दोनों लाइंस इंटरसेक्टिंग हो। और जब दोनों लाइंस पैरेलल होंगी तो उनकी जो डायरेक्शन है वो भी पैरेलल होगी, है ना, या डायरेक्शन रेशियो बोल दो। जैसे ए बी सी जो है इसको अपन डायरेक्शन रेशियो भी कंसीडर करते हैं, है ना। जब ये डायरेक्शन रेशियो की हम यहाँ पे बात करें तो एक दूसरे का मल्टीपल होगा। जैसे कि ए बी सी जो है अगला वाला दूसरा ऐसा हो सकता है 2A 2B और 2C, है ना। ये वेक्टर नहीं है एक्चुअली में, इस तरीके से हो सकता है। तो यहाँ पे अपन बोल सकते हैं कि दोनों की डायरेक्शंस पैरेलल है। दूसरा सिनेरियो क्या हो सकता है? दूसरा सिनेरियो इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए अपन क्या बोल सकते हैं दूसरे केस में? यहाँ पे बोल सकते हैं कि उनके बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो होगी 0। अब इसी थ्योरेटिकल कंसेप्ट का यूज अपने को करना है। कैसे करना है? जैसे ये वाला क्वेश्चन, इस तरीके के क्वेश्चंस काफी पूछे जाते हैं। वैसे अगर देखा जाए तो 3D में कई तरीके के क्वेश्चंस होते हैं। एक तो लाइन के बेसिक कंसेप्ट पे पूछ लिए जाएंगे, इक्वेशन बनाने के बारे में, या पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पूछ लिया, फुट ऑफ परपेंडिकुलर पूछ लिया, जो कि
लाइन के बेसिक कंसेप्ट पे ही बेस्ड होते हैं। दूसरा कोप्लेनरिटी के रिगार्डिंग पूछे जाते हैं। मतलब जैसे अपने को ये लाइन दे रखी है, अब बोला है कि ये लाइन जो है इसके कोप्लेनर एक और लाइन है ऑप्शंस में से, तो वो अपने को ढूंढनी है। अब ढूंढने के लिए कोप्लेनरिटी का कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए, जिसके बारे में अभी अपन ने बात की। सबसे पहली चीज कि अपन देखेंगे क्या कोई लाइन इसके पैरेलल है, यानी कि 3 1 5 इसका सेम मल्टीपल क्या यहाँ पे अवेलेबल है। ऑप्शन में कहीं पे भी नहीं है, क्योंकि 1 2 5 है, लास्ट वाला 5 5 हो गया, तो इसको ये 1 है ये 2 है। अगर चलो मान लो इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो यहां पे फिर -6 होना चाहिए था, जो कि किसी भी ऑप्शन में नहीं है। जिसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी लाइन जो ऑप्शंस में दे रखी है वो इस गिवन लाइन के पैरेलल तो है नहीं। जब पैरेलल नहीं है तो दूसरा केस हो सकता है। दूसरा केस क्या होगा, इंटरसेक्टिंग वाला, है ना, इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी। अब इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए क्या कंसेप्ट है, इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए कंसेप्ट है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है वो 0 होनी चाहिए। अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला पता होना चाहिए। दो लाइंस है जिनकी डायरेक्शंस अलग अलग है, उसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है a2 माइनस a1 का डॉट विद b1 क्रॉस b2 वेक्टर और डिवाइडेड बाय b1 क्रॉस b2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड और पूरे का मॉड, है ना। ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, ये इक्वल टू 0 होनी चाहिए। अब देखो नीचे अगर मैं बात करूं, ये तो ऑब्वियस सी बात है, डायरेक्शन है जिसका क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है और इसका मैग्नीट्यूड, ये तो कभी 0 होगा ही नहीं। तो मतलब मेरे को केवल और केवल ऊपर वाली जो वैल्यू है a2 माइनस a1 का डॉट विद b1 क्रॉस b2 ये इक्वल टू 0 होना चाहिए, है ना। अब इसको अगर मान लो, यहां पे अपन इसको ऐसे भी रियलाइज कर सकते हैं, ये जो है a2 माइनस a1 वेक्टर, ये एक्चुअली में कोई और वेक्टर लिखा है, इसको c वेक्टर मान लो। c वेक्टर का डॉट विद b1 क्रॉस b2 वेक्टर इक्वल टू 0। अब ये जो लिखा है ये तो एक्चुअली में बॉक्स प्रोडक्ट है ना। जैसे c वेक्टर को अगर मान लो उसके कोफिशिएंट c1 c2 c3 में मान लेता हूं, और b1 वेक्टर क्या हो जाएगा, b1 वेक्टर अपने पास में यहां पे आ जाएगा इसका b11 b12 b13, ऐसे b21 b22 b23, और ये 0 होना चाहिए। तो बेसिकली यहीं पे एक फॉर्मूला भी होता है, डायरेक्टली भी उसको मैं लिखा देता है, लेकिन मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक्चुअली में हो क्या रहा है ना। तो वो फॉर्मूला ये होता है कि जैसे a2 माइनस a1 है, तो आई कैप वाली वैल्यूज को यहाँ पे माइनस कर दो, यानी कि x2 माइनस x1 हो गया, y2 माइनस y1 हो गया, z2 माइनस z1 हो गया, और यहाँ पे b1 वेक्टर b11 b12 b13 और b21 b22 b23, है ना, ये 13 है, ये इक्वल टू 0 होना चाहिए। बस इसी को सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के लिए अपन यहाँ पे सीधा सीधा अप्रोच लगा देते हैं। देखो कैसे लगाएंगे। अब क्या अपने को करना है यहाँ पे, सबसे पहली चीज कि ये जो है ये वैल्यूज और ये वैल्यू a1 और 8, जैसे ऊपर वाले को a1 बोल देता हूँ, अगले वाला a2 को रिप्रेजेंट करेगा, और नीचे तो डायरेक्शन है, तो a2 माइनस a1 करेंगे तो ये दो, ये -1 है, यहाँ पे -3 है, -1 माइनस -3, तो ये एक्चुअली में 2 बचा, और यहाँ पे 2 है, 2 में से 1 गया तो 1 बचा, 5 माइनस 5 0 आ गया। अब b1 ये इसकी डायरेक्शन है b1, और b2 जो ऑप्शंस में दे रखे हैं उन सबकी डायरेक्शन, तो b1 की डायरेक्शन यहाँ पे है -1 3 5 और -1 2 4। इसको सॉल्व करना है। जब ये 0 हो जाएगा तो वही लाइन जो है इस गिवन लाइन के साथ में कोप्लेनर होगी। तो 2 के साथ में वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पे क्या आया 4 माइनस 10, और -1 यहाँ पे आ जाएगा -12 प्लस 5। अब ये तो एक ऑड नंबर है, ये हमेशा इवन आएगा, तो ये तो कभी 0 होगा ही नहीं, तो ये पहला वाला केस खत्म। दूसरे वाले केस पे आ जाते हैं। दूसरे वाले केस को अगर मान लो मैं निकालूंगा यहाँ पे, तो ऊपर वाली लाइन तो अभी भी सेम रहेगी, नीचे वाली भी सेम रहेगी, और इसके नीचे केवल चेंज यहाँ पे हो, यहाँ पे 4 था यहाँ पे 5 है, तो यहाँ पे -1 2 5। अब इसकी कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए सीधा इसी में चेंज करके वापस से भी कैलकुलेट कर सकते थे। तो 2 के साथ अगर अपन देखेंगे तो यहाँ पे आएगा 5 माइनस 10, है ना, यहाँ पे -1, यहाँ पे क्या आ जाएगा -15 प्लस 5। अब इसको सॉल्व कर लो, यहाँ पे बचा -5 को 2 से मल्टीप्लाई किया -10, इधर भी -10 बच रहा है, लेकिन आगे माइनस है तो ये +10 हो गया, ये हो गया 0, जिसका मतलब यहाँ पे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है वो आ जा रही है 0। मतलब इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर अपने पास में बी निकल के आएगा। ये लाइन जो है इस गिवन लाइन के साथ में अगर इन दोनों की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देख रहे हैं तो 0 आ रहा है, जिसका मतलब दोनों लाइंस एक दूसरे के रेस्पेक्ट में कोप्लेनर है। अब ऐसे ही एक टाइप के क्वेश्चंस और बनते हैं यहाँ पे, जैसे कि अपने को यहाँ पे एक लाइन दे रखी है और कई सारी लाइंस भी दे रखी हैं, और देखो यहाँ पे क्या बोला है। सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं।
क्वेश्चन में अपने को बोला अपने पास में एक एल लाइन है जो कि ओरिजिन से पास हो रही है, मतलब उसका पॉइंट दे दिया, लाइन की इक्वेशन अगर मान लो मेरे को लिखनी रहेगी, है ना, तो पॉइंट दे दिया। अब मेरे को चाहिए डायरेक्शन। डायरेक्शन के लिए क्या बोला है, परपेंडिकुलर है किसके, L1 लाइन और L2 दोनों लाइंस के परपेंडिकुलर। अब यहीं से डायरेक्शन निकालते हैं। डायरेक्शन निकालने के लिए अपन क्या कर सकते हैं, सबसे पहले मेरे को क्या बोला है, L लाइन जो है L1 के परपेंडिकुलर कर दिए। अब अगर L1 लाइन के परपेंडिकुलर तो L1 लाइन की जो डायरेक्शन होगी उसके भी परपेंडिकुलर होगी, तो L1 लाइन की डायरेक्शन को मैं B1 वेक्टर बोल देता हूँ, इसके साथ में परपेंडिकुलर है। चलो ऐसे ही आगे क्या बोला है, फिर बोला है कि L लाइन एक्चुअली में L2 लाइन के भी परपेंडिकुलर है, जिसका मतलब L2 लाइन की डायरेक्शन यानी कि B2 वेक्टर के साथ भी परपेंडिकुलर होगा। अब दोनों के साथ में अगर कोई चीज परपेंडिकुलर है, L लाइन जो कि B1 और B2 दोनों डायरेक्शंस के रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर है, तो ये पैरेलल हो जाएगी B1 क्रॉस B2 वेक्टर, है ना, इन दोनों का क्रॉस के पैरेलल हो जाएगी। अब सीधा सीधा मेरे को यहाँ पे बस ये निकालना है B1 क्रॉस B2, तो I J और K। अब B1 क्या है, B1 यहाँ पे ये रहा, सीधा सीधा A प्लस B वेक्टर के फॉर्म में दे रखा है, तो ये B1 है, यानी कि 1 2 और 3, और यहाँ पे ये है, ये क्या है 2 2 और 1। अब सीधा सीधा इसको निकाल लेते हैं, तो ये डायरेक्शन अपने पास में, इसको इस फॉर्मेट में लिख दे रहा हूँ। आई कैप के साथ क्या आएगा 2 माइनस 6 यानी कि -4, और जे कैप के साथ में 1 माइनस 6 यानी कि -5, लेकिन जे कैप के साथ ऑलरेडी माइनस आता है तो वो +5 में कन्वर्ट हो जाएगा। के कैप के साथ बात करोगे तो 2 माइनस 4 यानी कि -2। ये अपने पास में इस लाइन की डायरेक्शन है। अब सिंस यहाँ पे सारी लाइंस जो है वेक्टर फॉर्म में दे रखे हैं, चाहो तो इस क्वेश्चन को पूरे को चेंज करके यानी कि सारी की सारी लाइंस को कार्टेशियन फॉर्म में अपन कन्वर्ट करके भी सॉल्व कर सकते हैं, और सिंस यहाँ पे वेक्टर फॉर्म में दे रखा है तो मैं इसको वेक्टर फॉर्म में ही सॉल्व कर रहा हूँ। आप चाहे तो दूसरा वाला अप्रोच भी लगा सकते हैं। अब सबसे पहले मेरे को इक्वेशन लिखनी है किसकी, एल लाइन की। एल लाइन की इक्वेशन लिखने के लिए अपने को ऑब्वियस सी बात है, दो चीज चाहिए रहती है, एक पॉइंट हो गया, दूसरा डायरेक्शन। पॉइंट अपने को दे रखा है, डायरेक्शन अपने को दे रखा है, बीच में यहाँ पे कांस्टेंट भी लगाना पड़ता है, जैसे ये रहा लैम्डा, यहाँ पे म्यू। अब तीसरा कोई भी मान लो, फॉर एग्जांपल डेल्टा मान लेते हैं। तो लाइन की इक्वेशन की अगर मैं बात करूं तो एल लाइन की इक्वेशन मेरे पास में आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर, जो कि 0 0 0 है, जिसका मतलब उसको लिखो या मत लिखो क्या फर्क पड़ता है, 0 वेक्टर हो गया प्लस डेल्टा, डेल्टा के साथ में डायरेक्शन यानी कि -4 आई कैप प्लस 5 जे कैप -2 के कैप, ये आ गया। अब क्या बोला है, अब अपन से बोल रहा है कि यहां पे P जो है, P इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन L एंड L1। अब L लाइन ये है, L1 लाइन क्वेश्चन में दे रखी है, इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो सबसे पहले अपन यहाँ पे एक जनरल पॉइंट मान लेते हैं, है ना। जनरल पॉइंट मानने की देखो यहाँ पे होता क्या था कि पहले अगर मेरे पास में क्या होती थी कि देखो x माइनस x1 बाई ए, वाई माइनस y1 बाई बी इक्वल टू z माइनस z1 बाई सी इक्वल टू लैम्डा। तो यहाँ से मैं x की वैल्यू, y की वैल्यू, z की वैल्यू, तीनों की वैल्यू निकालता था, फिर उसको दूसरी लाइन में पुट करता था। वही चीज अपन यहाँ से भी कर सकते हैं। यहाँ से कैसे कर सकते हैं, यहाँ से अपन कंपैरिजन से कर सकते हैं, जैसे कि r वेक्टर इक्वल टू आई कैप के साथ क्या लिखा है -4 डेल्टा, प्लस जे कैप के साथ लिखा है 5 डेल्टा, प्लस के कैप के साथ क्या लिखा है -2 डेल्टा। सिमिलरली अपन L1 लाइन के बारे में बात करते हैं। L1 लाइन के लिए R वेक्टर आई कैप के साथ वहां पे देखो क्या लिखा है, यहाँ पे 1 लिखा है, यहाँ पे प्लस लैम्डा, तो ये आ जाएगा 1 प्लस लैम्डा। ऐसे ही जे कैप के साथ क्या लिखा है, वहां पे लिखा है -11, यहाँ पे 2 लैम्डा। ऐसे ही के कैप के साथ अगर मैं बात करूं तो के कैप के साथ में अपने पास में यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है -7 और यहाँ पे लिखा है +3 लैम्डा। अब अपन इन दोनों को कम, सिंस यहाँ पे दोनों लाइंस इंटरसेक्ट कर रही है, मतलब इन दोनों पे एक कॉमन पॉइंट होगा जो दोनों में सेटिस्फाई कर रहा होगा, इसीलिए अपन इनको कंपेयर कर रहे हैं। कंपेयर करके अपन 3 इक्वेशंस लिख सकते हैं, जैसे कि आई कैप को आई कैप के साथ कंपेयर कर दिया, यानी कि -4 डेल्टा हो गया, और -11 प्लस 2 लैम्डा इक्वल टू 5 डेल्टा हो गया। और थर्ड इक्वेशन जो है वो अपन लिख सकते हैं -7 प्लस 3 लैम्डा इक्वल टू -2 डेल्टा। अपने पास में देखो एक इक्वेशन, दो इक्वेशन और 3 इक्वेशन। अब यहाँ पे कंसेप्ट क्या रहता है कि किन्हीं भी दो इक्वेशन से अपने पास में केवल दो वेरिएबल है, दो वेरिएबल्स की वैल्यू निकालनी। तो यहाँ पे कंसेप्ट ये रहता है कि अपन किन्हीं भी दो इक्वेशंस को लेके सॉल्व कर लेते हैं, और उसके बाद उन वैल्यू, जब लैम्डा और म्यू की वैल्यू, लैम्डा और डेल्टा की वैल्यू अपने पास में आ जाएगी, उसको तीसरी इक्वेशन में पुट कर दो, और अगर सेटिस्फाई कर रही है तो वो वैल्यूज जो है रीजनेबल वैल्यूज हैं, उनके बेसिस पे ही अपन यहाँ पे पी और क्यू पॉइंट निकालेंगे। तो मैं यहाँ पे रेफरेंस के लिए फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन ले लेता हूँ। तो फर्स्ट इक्वेशन मेरे पास में है 1 प्लस लैम्डा इक्वल टू -4 डेल्टा, और
और एक सेकेंड, हाँ ये आ गया। और सेकेंड इक्वेशन है -7 प्लस 3 लैम्बडा इक्वल टू -2 डेल्टा। अब एक कोफिशिएंट को इक्वल कर देते हैं, जिसका मतलब पहली वाली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पे क्या आया 3 प्लस यहाँ पे क्या आ गया 3 लैम्बडा इक्वल टू -12 लैम्बडा, और नीचे क्या आ जाएगा -7 प्लस 3 लैम्बडा इक्वल टू -2 डेल्टा। ये आ गया। अब ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो अपने पास क्या आ रहा है, ये खत्म, यहाँ पे आया 4, यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 10 डेल्टा। सॉरी ये 4 नहीं आएगा, ये 10 आएगा। एक सेकेंड, हाँ यहाँ पे ये आ गया 10, इधर की बात करोगे तो इधर आएगा अपने पास -12 प्लस 2 यानी कि -10 डेल्टा, जिसका मतलब डेल्टा की वैल्यू आ गई -1। अब इसी डेल्टा की वैल्यू की हेल्प से लैम्बडा की वैल्यू निकाल लो। तो लैम्बडा की वैल्यू अपने पास में क्या आ जाएगी, लैम्बडा 1 प्लस लैम्बडा इक्वल टू -4 इंटू -1, तो लैम्बडा की वैल्यू आ गई 3। अब अगर ये दोनों वैल्यूज अपने पास में आ गई हैं तो अपन सीधा सीधा पी पॉइंट निकाल लेते हैं। पी पॉइंट क्या है, ये वाला पॉइंट है ना। डेल्टा की वैल्यू की हेल्प से निकाल लो, या फिर चाहो तो तुम सीधा सीधा अपने पास में यहाँ पे लैम्बडा की वैल्यू के हेल्प से निकाल लो। तो डेल्टा की वैल्यू से निकालें, क्योंकि डेल्टा की वैल्यू अगर मैं डालता हूँ सीधा -1 है तो काफी आसान हो जाएगा। यहाँ पे -1 डाला तो 4 -5 +2, मतलब यहाँ पे जहाँ माइनस है उसकी जगह बस प्लस कर देना। तो अपने पास पी पॉइंट आया 4 -2 और +2, ये अपने पास में एक पी पॉइंट आ गया। अब क्या बोला है, क्यू पॉइंट जो है वो एक्चुअली में पी पॉइंट का L2 लाइन पे फुट ऑफ परपेंडिकुलर है ना। तो अपने पास देखो अब क्या करना है, ये अपने पास में एक L2 लाइन है। अब इस L2 लाइन का अपने पास में एक P पॉइंट यहाँ पे है, जिसका कोऑर्डिनेट है 4, -2, -5, +2, ये दे रखा है ना। और यहाँ पे Q जो है इसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर है। अब इसको भी अपन बेसिक कंसेप्ट से निकालते हैं। Q पॉइंट को अपन एक जनरल पॉइंट मान लेते हैं L2 लाइन पे। जनरल पॉइंट कैसे मानोगे, सीधा सीधा आई कैप की वैल्यूज को ले लो, यानी कि -1 + 2 म्यू और यहाँ पे हो जाएगा म्यू +1, ये इसका जनरल पॉइंट है। अब इस लाइन की डायरेक्शन भी लिख दो। डायरेक्शन इसकी क्या है, डायरेक्शन है 2 2 1, है ना। सिंस ये दोनों लाइंस जो है, सिंस पी क्यू लाइन अभी अपने पास में 2 पॉइंट पी और क्यू है, तो अपन पी क्यू लाइन बना देंगे या पी क्यू वैक्टर निकालो। पी क्यू वैक्टर इस लाइन की डायरेक्शन के साथ में परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। फुट ऑफ परपेंडिकुलर का मतलब यही तो हो गया, तो परपेंडिकुलर होगा, जिसका मतलब पी क्यू वैक्टर का डॉट 2 2 1 के साथ में 0 होगा। बस पी क्यू वैक्टर निकाल लो। और पी क्यू वैक्टर क्या है, पी क्यू वैक्टर अगर मान लो मैं यहाँ पे निकालता हूँ तो 2 म्यू -5 हो जाएगा। ये हो गया 2 म्यू -5, यहाँ पे देखो 2 म्यू +5, 2 म्यू +5, और यहाँ पर हो जाएगा म्यू +1 -2, तो म्यू -1, म्यू -1, ये अपने पास में आया। इसका डॉट विद 2 2 1, ये इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व कर लो। इसको सॉल्व करोगे तो देखो क्या है, यहाँ पे आएगा 4 म्यू -10 प्लस 4 म्यू +10 प्लस म्यू -1 इक्वल टू 0। अब देखो -10 से +10 गया, तो अपने पास 4 4 9 आएगा, है ना। यहाँ पे आएगा 9 म्यू इक्वल टू 1, जिसका मतलब म्यू की वैल्यू आई 1/9। अब मेरे को क्या चाहिए, 9 अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा जो है क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट है, इन सबको लिख लो। क्यू पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, ये रहा, है ना। तो अपने पास 9 इंटू, अब अल्फा ये है, बीटा ये है, गामा ये है, तीनों को ऐड कर दो। तो यहाँ क्या है -1 + 2 म्यू प्लस 2 म्यू प्लस म्यू +1, ये अपने पास में आ रहा है। इसको सॉल्व कर लो। -1 से +1 गया तो मेरे पास में बच रहा है 5 इंटू 9 इंटू म्यू। तो अपन इसको सॉल्व कर लेंगे। 9 म्यू की वैल्यू 1 है, तो ये आ गया 5। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर 5 आ जाएगा। वैसे देखने में काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था, बट इस तरीके की अप्रोच से अपन इस तरीके के क्वेश्चंस को काफ़ी इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब वैसे ही एक और क्वेश्चन, इस तरीके के क्वेश्चंस भी अभी रिसेंटली काफ़ी पूछे जा रहे हैं, जिसका आंसर तुम लोगों को बताना है कमेंट सेक्शन में कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। बस मैं यहाँ पे कंसेप्ट क्लियर कर दे रहा हूँ। जैसे पहले अपने को क्या दे रखी है, L1 एक लाइन दे रखी है, दूसरी L2 एक लाइन दे रखी है, लेकिन ये लाइन जो है कुछ अलग फॉर्मेट में है।
जो अपने पास में स्टार्टिंग में दो फॉर्मेट थे, उन दोनों फॉर्मेट में से किसी भी फॉर्मेट के बेसिस पे नहीं है, अलग तरीके से दे रखा है। जैसे अगर मान लो तुम इसको ध्यान से देखोगे तो ये एक्चुअली में एक प्लेन है और ये भी एक प्लेन है। हालांकि प्लेन का कंसेप्ट यहाँ से जेई मेंस के सिलेबस से एक्सक्लूड कर दिया गया है, लेकिन अगर मान लो इस तरीके से अपने को क्वेश्चन दे दे कि ये लाइन है ना, अब प्लेन के बारे में कुछ बोला ही नहीं, तो ये लाइन कौन सी लाइन है कि P1 और P2 दो प्लेन जब एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो अपने पास एक लाइन आती है, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन। वो लाइन के बारे में यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो डायरेक्टली प्लेन नहीं दिया है, इनडायरेक्टली यहाँ पे प्लेन का यूज हो रहा है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस के बारे में कुछ कह नहीं सकते, हो सकता है आ भी जाए, हो सकता है नहीं भी आए, लेकिन अगर अपन अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बेटर है कि हम ये चीज पहले से ही कवर करके रखें, है ना। तो अपने पास दो प्लेन्स दे रखे हैं, इनके लाइन ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लो। लाइन ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के बाद में अब अपने पास में ये लाइन L2 हो गई और ये लाइन L1 है। अब क्या बोला है कि P एक पॉइंट है जो कि L1 लाइन पे है ना। L1 अपने पास में ये लाइन है मान लो, है ना। इस लाइन पे लाई करने वाले P पॉइंट और Q कहीं पे एक पॉइंट है ना, जिसका कोऑर्डिनेट -4, -3, 2 है। अब क्या बोल रहा है कि P पॉइंट इस पॉइंट के नियरेस्ट होना चाहिए। अब देखो वैसे तो बहुत सारी पॉसिबिलिटी है कि P पॉइंट यहाँ पे भी हो सकता है, ये लो, है ना, यहाँ पे भी हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला है कि Q पॉइंट और P पॉइंट जो है आपस में नियरेस्ट होनी चाहिए, जिसका मतलब इन दोनों के बीच शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कम से कम होनी चाहिए। वो कब होगी, जब ये दोनों परपेंडिकुलर होंगे, या फिर P पॉइंट केवल यहाँ पे होगा, ये दोनों परपेंडिकुलर होंगे, लाइन की डायरेक्शन और PQ वेक्टर जो है एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। अल्टीमेटली यहाँ पे कहना वही चाह रहा है कि P पॉइंट जो है Q पॉइंट का फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, लेकिन उसको कह कुछ अलग तरीके से रहा, बस यहाँ पे घुमाने की कोशिश की गई। इसी चीज का ध्यान रखना है बिल्कुल। अब तो पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही ये वाला क्वेश्चन भी बन गया, इसका क्या आंसर होगा आप लोगों को कमेंट करके बताना। सो आज के लिए अब यहीं तक, है ना, जिसमें अपन ने 3D के बारे में बात की कि किस किस तरीके से 3D के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसके लिए कौन कौन से कंसेप्ट हाईली इंपॉर्टेंट है। सो आज के लिए बस इतना ही। Hopefully you guys find it useful, and if you find it useful then please do like, share and subscribe.